बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, हमेशा हेल्थ से रिलेवेंट बात करते हैं और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से एलोपैथिक इलाज हो, न्यूरोपैथी हो, होम्योपैथी हो या तिब का इलाज हो, हर इलाज की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। हर इलाज के अपना एक जो है रोल होता है कि बॉडी के अंदर जाके किस तरह जो है वो इफ़ेक्ट करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए एलोपैथ में अच्छी नहीं होती, तो उस तरीके से आप होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं, तो हर्बल मेडिसिन की तरफ भी आप जाते हैं, हिकमत की तरफ भी आप जाते हैं। डिफरेंट तरह की बीमारियां हैं जो आप डिफरेंट तरीके से इलाज करते हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में एक बहुत माहिर प्रोफेसर और डॉक्टर साहब को इन्वाइट किया है जिनकी स्पेशलिटी जो है वो तिब है, हिकमत है। और इसके अलावा जो है डॉक्टर साहब जो है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ प्रोफेसर, एज अ लेक्चरर बहुत अरसे तक जो है लेक्चर डिलीवर करते रहे हैं। इनकी जो स्पेशलिटी है वो हिकमत है स्पेशली। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद नस्करी। अस्सलाम वालेकुम सर, वार्म वेलकम इन माय प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। सर, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल होगा कि आप बाहर यूनिवर्सिटीज़ में एज आ हिकमत के तौर पे आपने सब्जेक्ट को पढ़ाया है, तो कैसे ज़रा बताइएगा हमारे व्यूवर्स को हिकमत क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आते हैं, मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है इसके अंदर? बहुत अच्छा सवाल है। असल में मेरी एजुकेशन भी अमेरिका में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से एजुकेट मैंने किया था। NMD डॉक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, इस तरह MDH हर्बल साइंसेज में किया था डॉक्टरेट, और PhD किया है रिलीजियस साइंसेज में। उसके बाद मैं वहाँ एजुकेट भी करता रहा और मेरे सब्जेक्ट्स थे न्यूक्लियर मेडिसिन, होलिस्टिक मेडिसिन, नेचुरोपैथी, हर्बल साइंसेज, और इससे मुतालिक जो है मेरे सब्जेक्ट्स में मैं इन पर पढ़ाता रहा और डॉक्टर्स को भी एजुकेट किया। और इस वक्त समझिए कि वेस्ट में, पूरे वेस्ट में और ईस्ट में हर्बल साइंसेस पर बहुत वर्क हो रहा है। पूरा चाइना हर्बल साइंसेस पे काम कर रहा है, वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका और कनाडा और बरतानिया, यहाँ सब ममालिक में हर्बल के हवाले से बहुत अवेयरनेस लोगों को मिल रही है। लोगों नेचर की तरफ आ रहे हैं और नेचुरोपैथी जो है वो इतनी फेम होती चली जा रही है कि आज मैं समझता हूँ कि वो इमराज जिनका इलाज किसी पैथी में नहीं है वो तिब्ब नबवी में है, जिसे हम होलिस्टिक मेडिसिन कहते हैं। जी हाँ, होलिस्टिक मेडिसिन यानी तिब्बुल अंबिया, और उसमें इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। इस वक्त जो हम जिन हालात से, जिस वबा से गुजर रहे हैं, मैं ये दावे से कहता हूँ कि दुनिया भर में 90% केसेस जो हैं वो हर्बल साइंसेस से, हर्बल मेडिसिन से ये क्योर हो रहे हैं। तिब्ब नबवी का जो नुस्खे हैं उस पर बहुत काम हो रहा है इस वक्त। ठीक है सर, ये जो कोरोना जैसी वबा आई है और इसका कोई ट्रीटमेंट, अभी तो खैर ट्रायल पर हैं सारी चीज़ें, अगर इनिशियली कोई मरीज़ आपके पास आता है इस शिकायत के साथ, तो आप इसका मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखते हैं? क्योंकि सबसे पहले आपके बकौल आपके कि ये आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है। जो लोग ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, डिप्रेशन के मरीज़ हैं, थोड़ा परेशान रहते हैं, ये उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है। और फिर कुछ वो लोग जो और बीमारियों में मुब्तला हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटिक है, या फिर नेफ्रो के प्रॉब्लम में यानी किडनीज के इशूज़ में मुब्तला हैं, तो उनको ये ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है। हो तो सबको रहा है, तकरीबन जवान हो, बच्चे हों, बड़े हों, सबको हो रहा है, पॉजिटिव तो हो रहा है। पर ज़्यादा इफेक्ट जिनको सिम्टम ज़्यादा होते हैं वो ये है कि वो लोग जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं या फिर और कोई उनके साथ मसाइल हैं, तो उनको ज़्यादा ये अपेयर हो रहा होता है। आपने बहुत सारे सवाल एकदम कर दिए। असल बात ये थी कि तिब का ताल्लुक जो है एलोपैथी का, जहाँ मैं समझता हूँ एंड है, क्योंकि खुद मैं एलोपैथिक डॉक्टर भी रहा। ठीक है। होम्योपैथिक भी किया, क्वालिफाई, मैंने एक्यूपंक्चर, चाइनीज ट्रीटमेंट भी किया करता रहा। तो मैं देखता रहा कि तिब्ब नबवी एक मुकम्मल तिब है। और ये बहुत सारे इमराज जहाँ से एलोपैथिक या होम्योपैथिक नाकाम होते हैं, वहाँ पर हिकमत जो है तिब्ब नबवी अपना काम दिखाती है। और ये बाकायदा मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है हमने बहुत सारे इमराज में कोरोना पर जो काम किया है वो काबिल ज़िक्र है। मैं इस वक्त लाडी जेल में जो कैदी हैं उनको 6-7 हज़ार कैदियों के लिए मैंने सैनिटाइज़र बनाया। सैनिटाइज की हवाले से वो ऐसी दवा बनाई जो सैनिटाइज भी करे, समझिए ना, बॉडी को वॉश भी करती है
और फिर उसी दवा को आप उसी हर्बल मेडिसिन को आप पिए भी लें तो वो प्रोटेक्ट भी करेगी कोरोना से। और यहाँ अल्लाह की रहमत है कि वहाँ पर मुझे इतनी अचीवमेंट मिली कि सुप्रीडेंट जेल ने कहा कि जी अब हमारे पूरी लाडी जेल में एक भी कोरोना का मरीज नहीं रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरा वक्त, यानी मैंने सब वो वॉलंटरी किया वर्क, और किसी चीज़ जितने 8-6-7 हज़ार कैदियों के लिए ये दवाएं बनाई हैं ये मैंने वॉलंटरी दी, इसके कोई चार्जेस नहीं लिए, नहीं चार्जेस। और ये मेरा एक्सपेरिमेंट रहा। अभी भी मेरे पास अल्लाह की रहमत है बहुत सारे कोरोना के पेशेंट्स इनिशियली स्टेज से लेकर कोरोना केसेस तक आए। अच्छा। और वो कवर हुए। सही है। पर सर कोरोना के जो पेशेंट जिनका एंड स्टेज होता है या फिर फेफड़े बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो जाते हैं, उसको तो हम वेंटिलेटर पर डालते हैं, तो उसके लिए फिर क्या आप इसका सब्स्टिट्यूट क्या होता है, क्या चीज़ आप यूज़ करते हैं? हाँ, असल में जब आदमी बहुत हद से गुजर जाता है तो कंट्रोल से वाकई हर मौलिज के कंट्रोल से बाहर निकल जाता है वो मामला। तो उसकी सूरत में उसको इम्यून स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास जो मेडिसिन है उसमें ये बेहतरीन दवा है जो बहुत सारे इमराज में काम करती है, जिसे हम अस्करी ग्रीन कहते हैं। अस्करी ग्रीन, ये अस्करी ग्रीन जो है ये इसमें 22,000 न्यूट्रिशंस हैं, फाइटो न्यूट्रिशंस हैं। इसमें ये दुनिया की सुपर मेडिसिन से बना है। इसमें 12 किस्म के कैल्शियम, इसमें 12 किस्म के मशरूम और सुपर हर्ब्स हैं, अलावा अजी इसमें सुपर फ्रूट्स हैं और मिनरल्स हैं, विटामिन्स का ख़जाना है। अलावा इसके कैल्शियम्स के अलावा ये है कि ये जो नायाब अद्वियात जड़ी बूटियाँ हैं जिसमें हम अंबर, मुश्क, ज़ाफ़रान और मरजान, अकीक, सच्चे मोती वगैरह, ये दुनिया के सुपर हर्ब्स हैं जो ये कहीं माने ये आप खरीदने जाएं तो आप सोना देकर ये लेकर आते हैं। इस कदर कीमती अज्जा है। अच्छा। जो मेरा ख़ानदानी नुस्खों का बेहतरीन निचोड़ है। बिल्कुल, यानी मेरी मेहनत का काविशों की ये अद्वियात जो हैं ये निचोड़ हैं। ठीक है। और इसी तरह ये एक बहुत ज़बरदस्त है, इसको अस्करी ग्रीन के नाम से हमने नाम दिया है। और ये नाजरीन मैं आपको बता दूं कि ये मार्केट में नहीं मिलते। ये अद्वियात जो हैं, ये जितनी हर्बल मेडिसिन हैं, ये आपको हमारे स्टोर से ही मिलेगी, यानी हमारे क्लिनिक से। हमारा क्लिनिक जो है वो आप देख रहे हैं, चल रही है स्क्रॉलिंग, इसमें एड्रेस भी लिखा है। मैं आपको बता भी देता हूँ, ये है गुलिस्तान जौहर के साथ सामने राशिद मिनहास रोड, यानी रोड की एक तरफ गुलिस्तान जौहर है, दूसरी तरफ गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A। इसमें ये हमारा अस्करी हर्बल क्लिनिक, तिब्ब नबवी क्लिनिक है। यहाँ से ये तमाम अद्वियात मिलेंगी। और मेरा टाइमिंग जो है जुमे के अलावा शाम 5 से रात 8 बजे तक है। और फ़ोन नंबर लिखे हुए, अपॉइंटमेंट लेकर तशरीफ़ लाइएगा। आपको एक चीज़ और बताता चला जाऊँ मैं नाज़रीन कि हमारी ये दवा जो है इसका नाम है अस्करी गोल्ड। ये अस्करी गोल्ड जो है ये मैदे, जिगर की तमाम प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। और इंडाइजेशन जिस तरह मरीज़ों को लाहक होती हैं कि मुँह से बदबू आना, स्टमक एक होना, छाले हो जाना, बदहज़मी की कैफियत रहना, उल्टियाँ आनी, या ऐसे मामला जिसमें आप समझते हैं कि मैदे और जिगर और आंतों का मामला है, ये उसको बड़ी आसान तरीके से सॉल्व भी करता है। मैदे और जिगर के कैंसर को भी रफा करता है। अच्छा, कैंसर को भी जो है वो ये ट्रीट कर रहा होता है। ग्रेट। ओके सर। इसको हम अस्करी गोल्ड के नाम से ये हमारे दवाखाने से मिलेंगी। अच्छा। अद्वियात। और दुनिया भर में जितने भी इस वक्त मरीज हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कौन सी दवा देते हैं आप? इम्यूनिटी के लिए बताया मैंने, ग्रीन वाली आप ये देते हैं। ये अस्करी ग्रीन है। अच्छा। इसमें हमारी 3 क्वालिटीज होती हैं। अस्करी ग्रीन M, अस्करी ग्रीन F फीमेल्स के लिए होती है, M मेल्स के लिए होती है। और एक स्पेशल ग्रीन होता है हमारा अस्करी ग्रीन जो 40,000 न्यूट्रिशंस जो हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं। ओके। वो हम ख़ास लोगों को जिनको इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं या उनके ओवम नहीं बनते, बैजा नहीं बनता, फीमेल्स की हार्मोनल सिस्टम वीक है, जिनका सिस्ट हो जाती है, फाइब्राइड्स हो जाती है, पॉलीसिस्ट होती है, तो उनके लिए दिया जाता है। और इससे मेल और फीमेल दोनों को देते हैं। ठीक है। और इससे बेहतरीन नताइज ये होते हैं कि अक्सर मेरे जो बेऔलादी के मरीज आए हैं मेरे पास, वो उनको ट्विंस हो गए। ठीक है। ओके, ग्रेट। ट्विंस हुए। और बहुत से ऐसे केसेस है कि जिन्होंने 3-3, 4-4 साल में 6 और 8 बच्चे पैदा हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है सर कि लोग आपके पास आते हैं और इतने मुस्तफीद होते हैं। ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे इम्यून सिस्टम की कि कोरोना के मर्ज़ में जो इम्यूनिटी का बहुत रोल होता है, वो सारे मरीज़ जिनको दिल का मसला है या फिर कोई और बीमारी है, जिगर का मसला है, तो कोरोना जो है उन पर ज़्यादा असरअंदाज होता है। पर सर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली बातें बता रहे थे कि अगर आपके साथ कोई और मसाइल हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक है, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट बताते हैं जो तिब्ब नबवी से जो है जिसकी सिमिलैरिटी है वो उसके साथ जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। सर आपका कोई जिस तरह आपने अपना बताया कि आपका एक इस तरह ट्रीटमेंट के लिए आपके पास एक मेडिकल स्टोर है या जो भी आपका एक सेटअप है, इसमें लैब्स भी होंगी, हॉस्पिटल टाइप बना हुआ होगा कि कोई मरीज आ रहा है, लैब्स करवा रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है? असल में पहले एक ज़माना था, मैं सन 1978 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त मेरी बड़ा जद्दोजहद मैंने की थी कि मैं एक कंबाइंड मेडिकल हॉस्पिटल बनाऊं। सो मैंने लाहौर में इछरा के मकाम पर अंदर, इछरा के अंदर बड़ा कंजस्टेड एरिया, वहाँ मैंने अस्पताल बनाया, अस्करी कंबाइंड मेडिकल हॉस्पिटल के नाम से। वहाँ लैब बनाई, वहाँ मेरे साथ एलोपैथिक डॉक्टर्स, गायनाकोलॉजिस्ट, मुस्लिम स्पेशलिस्ट, हकीम, तबीबाएँ, पूरा होम्योपैथिक का पूरा एक कंबाइंड सिस्टम मैंने वहाँ उस पर एक वर्क किया। और मैंने ये एक चीज़ ये है कि इल्म जहाँ होता है वहाँ इत्तेहाद व इश्तराक पैदा हो जाता है, हिफ्ज़ व अमन और सही अमल पैदा होता है। तमाम मौलिजीन इनमें असल में प्रोफेशनल जेलसी है, ये प्रोफेशनल जेलसी जो है ये हमें बहुत पीछे ले गई है। हमें सब मौलिजीन को इज्तमाही तौर पर काम करना चाहिए, कौमी मसला सेहत को हल करने के लिए हमें इकट्ठा बैठना चाहिए। और यही हम समझते हैं कि जहाँ साइंटिस्ट और ये तमाम मौलिजीन इकट्ठे हो जाएंगे, वहाँ पर आपको यानी कौमी सतह पर जो सेहत का मामला है वो हल करने पर आप बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरीके से हम अगर इंटरनेशनली बात करें तो हर फील्ड की मेडिकल में एक वर्थ है। लाइक अगर कोई फार्मासिस्ट है तो उसकी एक अपनी वर्थ है, जैसे टेक्नोलॉजिस्ट है उसकी अपनी एक वर्थ है, एक MBBS डॉक्टर है या फिर एक सर्जन है उसकी। पर पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ जो है वो इस तरह मतलब उसमें देखी जाती है कि सिर्फ और सिर्फ यही ऑब्जर्व किया जाता है कि MBBS डॉक्टर है, बस दैट्स इट। बाकी और फील्ड्स की इंपॉर्टेंस का किसी को ना मालूम है, ना कोई जिक्र करना चाहता है। और एक इस तरह की मिस भी लोगों के अंदर बहुत जो है वो है कि भाई एक बस बाकी जो सारी डॉक्टरेट है, बाकी सब डिग्रियां बेकार हैं, बस एक ही डिग्री है जिसको हम, ऑब्वियस ही बात है कि हर डिग्री की अपनी एक अहमियत होती है, हर डिग्री की अपनी एक वर्थ है। दूसरों को एक्सेप्ट करना सीखें, दूसरों को वर्थ देना सीखें। एक ये मसला होता है जिसकी वजह से हम और सेहत के मसले मसाइल नहीं हल कर सकते। जैसे आपने बताया कि अगर हमें कौमी मसले मसाइल या कौमी सेहत के मसले मसाइल हमें अगर हल करने तो हमें यूनिटी दिखानी है, हमें मिलकर काम करना है, दुनिया भर में और एक्सेप्ट करना है एक दूसरे को। दुनिया भर में तमाम जो है ना मेडिकल साइंस के साइंस है, ये मेडिसिन है। देखिए एलोपैथिक डॉक्टर, हकीम, होम्योपैथिक, आकुपंचर नस्ल इंसानी की सेहत और बका के लिए काम कर रहे हैं। लिहाजा इनका इज्तिमा होना, इनका इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कौमी मसला सेहत ही नहीं बल्कि बैनुल कौमी मसला सेहत को हल करने में भी हमारा कार फरमा होते हैं। मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनाऊँ जो ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ होलिस्टिक हेल्थ साइंसेज के नाम पर इलामा मशरकी यूनिवर्सिटी की जो है तामीर करूँ, जहाँ पर ये तमाम वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो इस काम करें। अच्छा, वो सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं वो आप देखना चाहते हैं? इसी तरह हॉस्पिटल और मुख्तलिफ एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन इनर फ्रीडम के हवाले से काम करने का मेरा पूरा अज़म है। और मैं कर रहा हूँ इस पे काम। बिल्कुल जी हाँ। अब आपने एक बात की थी कोरोना के हवाले से, तो मैं फिर दोबारा वापस उस मौजू पे आता हूँ। मैं नाज़रीन को बताता हूँ कि ये हमारा वॉश है, ये मेल वॉश है और ये फीमेल वॉश है। ये फेमिनाइन वॉश है फीमेल्स के लिए, ये मेल के लिए एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है और ये चेहरे से लेकर पूरे बॉडी को नरिशमेंट करता है, स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और ये आपका इस कोरोना के हवाले से इस वक्त बेहतरीन जो है ये प्रोटेक्टर है। इसी तरह ये सोप है, ये सोप भी स्किन की नरिशमेंट भी करता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीवायरस है और एंटी फंगल है। ये चेहरे के कील, छाइयाँ, दाग, धब्बे और झुर्रियाँ दूर करता है। इसको चेहरे पर इस तरह लगाते हैं कि ये इसी को, इसके अंदर गोल सा सोप है, इसको चेहरे पे लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, 5-4 मिनट के लिए। ये पूरी फेस से आपके जो है
जो भी आपके स्किन के स्किन लूजिंग, ब्लैक डॉट्स ना सिर्फ दूर करेगा बल्कि एंटी बैक्टीरियल भी रहेगा। दिन में इसको 4 से 5 मरतबा फेस को धोएं, आपके इंशाल्लाह स्किन की नरिशमेंट भी हो जाएगी, स्किन फ्रेश हो जाएगी और तमाम आपके जो है बैक्टीरिया से भी निजात मिल जाएगी, इससे आप महफूज रहेंगे। ये पूरा मेरा एक वो है जो कि मैं ये आपके लिए ये एक टोटल आपने जो है एक मिक्सचर स्ट्रक्चर बना दिया जी। नजर आ रही है ना, ये है नेगेटिव ऑइन। नेगेटिव ऑइन का काम ये होता है कि स्किन के पोर्स में फंसा हुआ जो फासिद मादा है, टॉक्सिन्स हैं, उन्हें निकाल कर स्किन के पोर्स से ऑक्सीजन जज्ब करने की कुव्वत पैदा कर देता है। ठीक है, यानी कि ये स्किन के पोर्स को ओपन करेगा और ऑक्सीजन जो है आपकी अब्जॉर्ब होगी। ओके। अब जैसे आप समझते हैं कि दो कुछ खवातीन बहुत ज्यादा मेकअप करती हैं, आपको भी अपने शोबे में मेकअप बहुत करना पड़ता है, आपको स्किन प्रॉब्लम अक्सर हो जाती हैं, उसके लिए भी ये वॉश और ये सोप और ये तमाम चीजें जो बहुत जरूरी है ताकि स्किन फ्रेश रहे। सर, और दूसरी बात ये होती है कि बीइंग का मीडिया पर्सन तो वैसे भी आपको अपनी स्किन का एक्स्ट्रा केयर इसलिए भी करना पड़ता है कि लाइट्स हैं, फिर बार बार मेकअप करना है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो हम ट्रीटमेंट्स की तरफ भी जा रहे होते हैं कि भाई अगर हमारी स्किन अब डैमेज हो रही है तो हम कोई ट्रीटमेंट करवा लें, तो ये भी बहुत ज्यादा जो है वो देखते हैं। तो इसका ऑल्टरनेटिव अच्छा है, इतना टाइम नहीं होता हर किसी के पास, तो आप जल्दी से क्विक सा इंस्टेंट आपके ऊपर रिजल्ट आ जाता है। तो सर ये भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये सोप? नहीं, ये सारी जितनी चीजें हैं ना, ये हमारे अपने दवाखाने से मिलती हैं, ये पूरे पाकिस्तान में, ये दुनिया भर में जहां ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स पे। सर एक कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसर रजा बात कर रहा हूँ जी। मुझे हकीम साहब से पूछना है कि हम अपनी सेल्फ इम्यूनिटी को कैसे असेस कर सकते हैं कि हमारे अंदर इम्यूनिटी है और हम इसको फाइट कर सकते हैं, और इनकी अद्वियात बगैर दिखाए हम इनकी क्लिनिक से ले सकते हैं? सॉरी, इनको इनके पास जो आप मेडिसिन कह रहे हैं कि आप देखना चाहते हैं, बगैर चेकअप करवाए भी क्लिनिक से दवा हम वैसे ही खरीद सकते हैं बगैर हकीम साहब? ओके, बहुत शुक्रिया कॉल करने। उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। 2 सवाल हैं कि क्या इम्यूनिटी हम अपनी कैसे अपने एनहेंस करें या असिस्ट करें कि हम कितने इम्यून हैं या हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। उसका एक बहुत आसान सा तरीका है कि आप अपने अमूर में देखें कि आप कितने थकते हैं, कितने आप इरिटेट रहते हैं, कितना आपके अंदर गुस्सा, फिक्र और कितना आपके अंदर मायूसी की कैफियत अगर है, तो समझिए कि आपका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है। इम्यून सिस्टम का मतलब ये कि आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम, आपका यकीन, आपका इत्मीनान, आपका भरोसा जो है, आप मुकम्मल शख्सियत के मालिक हैं। अगर कमी महसूस हो रही है तो 2 चीज़ें हैं इम्यूनिटी को एक बढ़ाने के लिए। एक तो आपकी ग़िज़ा बेहतर होनी चाहिए जिसमें फल, फ्रूट, सब्जियां, गोश्त और इसका ड्राई फ्रूट्स वगैरह का एक तवाज़ुन कायम रहे। दूसरी बात यह है कि नाश्ते में आप जौ का दलिया, उसमें खजूर, अंजीर और जैतून, बादाम, पिस्ते वगैरह ये डालिए नाश्ते में, आपका बेहतरीन इम्यून रहेगा। एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, आप पानी इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। ठीक है। तो नाज़रीन ये चीज़ें आपको सेहतमंद रखेंगी। अच्छी सोच है, हसद, बुग़्ज़, कीना, गीबत, तोहमत लगाने, साजिश या नासिर से इन हरकतों से आपका ईमान, यकीन कमज़ोर हो जाएगा, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहेंगे और आप एक समझिए कि दुनिया में आप नापसंद शख्सियतों में शामिल रहेंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये होती है नेगेटिव सोचने की वजह से, नेगेटिव ख्यालात दूसरों के लिए पालने की वजह से आपकी इम्यूनिटी वैसे भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि हर वक्त आप सोचते रहते हैं, हर वक्त आप दूसरों के लिए गलत सोचते रहते हैं, तो उसकी वजह से आपकी अपनी जो शख्सियत होती है वो बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज हो रही होती है। दूसरा सवाल इनका था कि ये प्रोडक्ट हमारी किस तरह ये हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं? से बगैर चेकअप करवाए भी आप ले सकते हैं। इसकी जो अफादियत है आपके सामने है, और अगर चेकअप भी करवा लें तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपकी भी तसल्ली हो जाती है और मौलिज भी तसल्ली उसकी भी हो जाती है कि मैं एक अच्छी चीज़ आपको आपकी मिजाज तबीयत के मुताबिक दे रहा हूँ। अच्छा, सेकंड ये कि मैं आ रहा हूँ कैंसर की तरफ बात। अच्छा, कि कैंसर के अल्लाह की रहमत है, हर किस्म के कैंसर का बेहतरीन देखिए इम्यून सिस्टम जो जब बॉडी में आ जाता है तो ये समझे कि आपकी 100% जो आपकी डिजीज़ है जिस्म में कहीं भी छुपी हुई किसी किस्म की बीमारियां हैं, उनकी मुदाफ़ियाती निज़ाम, उनका दिफाई सिस्टम जो है वो पैदा हो गया। लिहाजा हर मर्ज की दवा जो है वो इम्यून को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है। देखिए अब जो जिस बात को हम आज से 30 साल पहले कहते थे कि जी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें,
आज कोरोना के आने की वजह से पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक हो गई है कि बॉडी में इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो गया तो कोई बीमारी आप पर अटैक नहीं कर सकती। आपकी सरहदें मजबूत हैं तो कोई दुश्मन आप पर हमलावर नहीं हो। तो वो इनके लिए जो है ये अस्करी ग्रीन है, अस्करी गोल्ड है, ये अद्वियात हैं, इसी तरह अस्करी जे है और मुख्तलिफ जो हैं वो ये हमारी हर किस्म के कैंसर, हेपेटाइटिस, शुगर, फॉलिज और वगैरह जो जोड़ों का, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल की तमाम प्रॉब्लम्स को। सर मुझे आप जरा ये बताएं कि जो एलोपैथिक मेडिसिन अभी जैसे कोरोना का मर्ज आया है तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो और मतलब एमबीबीएस भी हैं बट नीम हकीम खतरा जान वाली हरकतें कर रहे हैं, लोगों को जो है एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करें, जबकि ये बड़ा WHO ने भी इस बात पे बहुत एम्फेसाइज किया है कि प्लीज आप जो है वायरल डिजीज के अंदर एंटीबायोटिक ना दें। क्या रोल है एंटीबायोटिक देने के बाद, क्या इम्यूनिटी वाकई सप्रेस हो जाती है? देखिए, एंटीबायोटिक देने के बाद जो है सबसे पहला जो मसला खड़ा होता है वो आपके स्टमक का है, मैदे का है, निज़ाम हज़म का है। निज़ाम हज़म उसने ख़राब कर दिया तो आपका इम्यून सिस्टम डैमेज हो गया। जब आप देखें ना सिस्टम निज़ाम हज़म ही खराब हो जाए तो फिर जो कुछ आप खा रहे हैं, इंटेक आप कर रहे हैं, वो जुज़्वे बदन नहीं बन रहा, बल्कि मैदे में तकलीफ शुरू हो गई, जिगर खराबी शुरू हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गई या लूज मोशन हो गए। ये इलाज नहीं है, एंटीबायोटिक इलाज नहीं है। WHO ने बिल्कुल सही कहा है। मेरी रिकमेंडेड मेडिसिन जो है ये WHO से अप्रूव्ड है। ग्रेट। जबकि ये फूड सप्लीमेंट्स में आती हैं, ठीक है, और दुनिया की सुपर मेडिसिन है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अपना एलोपैथ डॉक्टर्स को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। आवाम बहुत डर चुकी है इनसे। हस्पताल्स में जितने आप देख रहे हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे जितनी चीख धाड़ और इनकी ज्यादतियाँ और दवाओं के रेट बेतहाशा बढ़ा दिए हैं, आवाम के दस्तरस से बाहर हैं, वो मरने के लिए अस्पताल नहीं जाते, कहते हैं अस्पताल में चले जाएंगे तो अब मर जाएंगे। बहुत से ऐसे केसेस सामने नजर आए कि जिन्हें कोरोना नहीं था और उन कोरोना खाते में डालकर उन्होंने अपना स्केल बढ़ा लिया कि जनाब ये चीजें ईमानदारी। बीमारी तो देखिए है, ये कोरोना की बीमारी तो बिल्कुल है, मौजूद है, पर प्रॉब्लम ये है कि इसको एक तो आवाम भी कोऑपरेट नहीं कर पा रही, मतलब डॉक्टर्स के साथ, और डॉक्टर सिर्फ खुद बहुत डरा रहे लोगों को। बड़ी बात यह है, देखिए आवाम जो होती है, आवाम के दरमियान में एक लीडरशिप होती है। ईरान में ऐलान हुआ, फौरन लोगों ने, क्योंकि लीडरशिप मौजूद है, लोगों ने अपनी हिफाजत तमाम वो जो हदायत पे अमल कर दिया। इसी तरह चाइना में हुआ है, दुनिया भर में होता है। यहाँ पे लीडर्स का अपना बयान कुछ होता है, अमल कुछ होता है। सुबह कुछ कहते हैं, शाम उसका बिल्कुल चेंज हो जाता है। अवाम का एतमाद सबसे पहले यहीं पर आके ब्रेक हो जाता है। बहाल हो, अवाम को पता लगे कि हमारे हुक्मरान हमारे हमदर्द हैं, हमारी जान और माल के मुहाफिज हैं, तो फिर वो लब्बैक कहते हैं हर उस पर। यहाँ पे नहीं है, कोलैप्स है यहाँ पर सिस्टम। लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, लोगों को पता है, महसूस हो रहा है कि हुक्मरान और हमारे दरमियान बहुत फासला है। हुक्मरानों को ये फासला ख़त्म करके उनके दिलों को जीतना है अवाम के, तब फिर ये अवाम जो है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर आपने। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस से रेलेवेंट भी, इसके अलावा इम्यूनिटी से भी रेलेवेंट बात कर रहे हैं। कॉलर को भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उरूज, क्या फरमाना चाहेंगे? जी मैं हकीम साहब से ये पूछना चाह रही थी कि मेरी टांग में ना तो बहुत ज्यादा, कमर से लेके टांग में दर्द है, नस का मसला है कुछ है, तो वो काफी अरसे से है, बहुत ज्यादा मेडिसिन ली है हिकमत की, लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा। इसके अलावा मैदे का भी मसला है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, वो पूरी कमर से लेके भी टांग तक दर्द आता है, अब ज्यादा हो गया है। आप कराची में हैं? अच्छा, कराची से कॉलर। असल में इनका जो उन्होंने मुख्तसर बताया है, मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में, ये इन्हें शटिका यानी अर्कोनिसा का प्रॉब्लम है। रीढ़ की हड्डी के मोहरों में, निचले मोहरों में एक वेन होती है जो दब जाती है, जिसकी वजह से नाज़रीन ये प्रॉब्लम पैदा होती है। और ये दर्द जो है कमर से रीढ़ टांग से होता हुआ निचले हिस्से तक यानी अंगूठे एड़ी तक जाता है, इसे शटिका कहते हैं। अब ये खातून चूँकि यहाँ पर मौजूद हैं कराची में, मैंने ये कहूँगा कि एक तो मेरे मतब में आ जाएँ और दूसरा ये है कि अपनी रिपोर्ट्स लें इंशाल्लाह। एक तो क्योंकि मुझे इनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं है और मज़ीद जो है बहुत सारी चीज़ें पूछना थी, फ़ोन कट गया,
तो वो पूछना हम भूल गए। तो बहरहाल ये कि ये मेरा मतलब आ जाए तो मतलब में आके चेकअप करवाएं। मैं शटीका के हवाले से एक आपको नुस्खा बता देता हूँ, वो आप इस्तेमाल कीजिएगा। मेहंदी के पत्ते, मेहंदी सब्ज़ हो उसके पत्ते ले लीजिए, उसको पीस ले। पीसने के बाद यानी मेहंदी के सब्ज़ पत्ते जो हैं वो तकरीबन 50 ग्राम हो। जैतून, रोगन जैतून ये 200 ग्राम। इसमें मेहंदी के पत्ते रात को भिगो के मिक्स करके चूल्हे पर रख ले, बहुत हल्की हल्की नीमी नीमी आंच में ये पकता रहे, बिल्कुल धीमी आंच पे। बिल्कुल जब खुश्क हो जाए पानी उसका, तो आप तेल छान कर उस मकाम पर लगाएं। ठीक है, यानी कि इसको अप्लाई करना है ऑइंटमेंट के तौर पर। अच्छा, पीना या मतलब तेल को लगाना है कमर से जहाँ जहाँ दर्द है उस हिस्से पर लगा कर रात को चादर ओढ़ कर लेट जाए, सुबह इंशाल्लाह काफी बेहतरीन। कितने अरसे तक करते रहना है? जब तक दर्द है तब तक ये करते रहें, और कितने टाइम तक लगाना है? देखिए इसमें जो है ना अफाका रहेगा, ये मुकम्मल इलाज नहीं है, इसमें काफी बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। कितने दिन में कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं? सिर्फ 24 घंटे में 2 दफा। 24 घंटे में 2 बार डिवाइड कर लें, ये टाइम अपना डोज डिवाइड कर लें तो ठीक है। सर ये जो शाटिका का, ये जो अर्कुन नसा का, ये इस तरह के जो दर्द होते हैं, ये इनहेरेंट इसमें आते हैं या तो फिर किसी और वजह से हो रहे होते हैं? नहीं, किसी और वजह से वो होते हैं। अच्छा, आपका सिस्टमेटिक उससे होता है? ताल्लुक जो है आपका इंटेक से है, लीवर आपका स्टमक से है। कॉन्स्टिपेशन अक्सर लोगों को होती है, या बादी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। और जैसे गलत स्टाइल में खड़े होना, कमर पे बोझ ज़्यादा बनना, ऐसी सूरत में अचानक जो है वो मोहरे में वो वेन जो है वो दब जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी होती हैं। और मोहरों का प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल के जितने प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए मेरे पास बाकायदा थेरेपी है, एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट भी है, और मेरे पास मशीनें हैं बाकायदा तौर पर जो उनको अलाइनमेंट करती हैं मोहरों की और एडजस्टमेंट करती हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास। अच्छा सर, ये इसको पहले कॉलर को शामिल करते हैं, फिर इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबा हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, सबा कहाँ से? कराची से बात कर रही हूँ। जी जी, बताएं क्या सवाल करना चाहती हैं? मेरा ये है कि मेरे बाल बिल्कुल बहुत घने थे, अब माशाल्लाह ऐसा हो गया है कि बिल्कुल जोड़ों की जड़ें निकलती जा रही मेरी। नहाती हूँ तो भी नीचे ढेर लग जाता है, कंघा करती हूँ तो ढेर लग जाता है। मैंने हर तरह का ऑयल भी इस्तेमाल किया मगर मेरे बाल रुकने में नहीं आ रहे। बिल्कुल हाथ नहीं लगाती हूँ, ऊपर से तो बाल मेरे हाथ में आ जाते हैं। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल हाथ मेरे उतरते जा रहे हैं, बाल बिल्कुल टोटल खत्म होते जा रहे हैं। एज क्या है आपकी सना साहिबा? मेरी सबा साहिबा मेरा नाम है जी। ठीक है। एज मेरी है 40। ओके फाइन। सर कोई और कोमॉर्बिड्स हैं आपको, कोई और प्रॉब्लम? जी एक और सवाल है मेरा। जी जी जी, एक और सवाल है अब्बू के लिहाज से। मैं अपने अब्बू के बारे में पूछना चाहती हूँ, तो उनको ये भाई से बात करें। जी हेलो जी जी, सुन रहे हैं आपको, क्या सवाल है? जी भाई, अब्बू का मेरा ये प्रॉब्लम है कि उन्हें ब्लैडर जो होता है, प्रोस्टेट का मसला है अब्बू को। ठीक है ना। उनकी एज वाइज जैसे कि डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि अब ऑपरेट नहीं हो सकता एज के हिसाब से। ठीक है, उससे ये थोड़ा फर्क पड़ा है कि उन्हें थोड़ी मेमोरी में भी फर्क पड़ गया। उनकी मेमोरी में क्यों फर्क पड़ा है ये हमें नहीं पता चल रहा, उस लिहाज से पड़ा है या वैसे पड़ा है। तो हम इलाज चाहते हैं कि इसका क्या इलाज हो सकता। हम तो मायूस हो गए, मायूस होकर हम हिसाब से वो आ रहा था उनकी हेडलाइन, वो पढ़कर हमने फोन किया कि अब्बू के लिए क्या हो सकता है, उनकी मेमोरी सेटल हो सकती है। आप कराची से बोल रही हैं? जी जी, कराची। जी कराची से बात कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। पहला सवाल इनका बालों का था कि बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं और रुकते नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक तो बालों का गिरना जो मैं सबसे बड़ी देखता हूँ कि उसकी वजूहात तो है, वो नमकीन पानी भी है, ज़्यादा जागना, ठीक है, और मिर्च मसाले वगैरह यानी ऐसी चीज़ों का अशिया का इस्तेमाल करना जिसमें गोश्त का ज़्यादा हो, मिर्च मसाले वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों के बाल भी तो झड़ना शुरू हो जाते हैं। परेशान रहना, गुस्सा, हसद वगैरह जो है इससे भी बड़ी टेंशन रहती है, वो भी बालों की गिरने का बाइस बनता है। बालों के लिए एक तो सबसे बड़ी चीज़ है आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। आपके अंदर जो है वो तमाम कैलोरीज और तमाम मिनरल्स पूरे होने चाहिए, कैल्शियम की पूरी, और इसके साथ जिंक की रेंज जो है नॉर्मल रहनी चाहिए आपके। ये इसके लिए तो मैंने आपको बताया कि अस्करी ग्रीन जो है एक तो ये इस्तेमाल कीजिए। अगर वज़न ज़्यादा है
बाज़ मरीज़ों का वज़न भी ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी जो है वो आपका सिस्टम बॉडी केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो चुकी होती है। जैसे कि पहले खातून ने कहा कि उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आई और वो शटिका का शिकार हो गई, उसके लिए भी उनको ऐसे लोगों को अपना वज़न कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा मोटे लोगों के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ये हमारे अस्करी स्मार्ट है। ये अस्करी स्मार्ट जो है तकरीबन एक हफ्ते में 3 से 4 किलो वज़न इससे कम हो जाता है, लेकिन बॉडी को भी एडजस्ट करता है, बॉडी फिक्सिंग करता है, स्मार्ट रखता है, गोश्त को लटकने से बचा लेता है, ठीक है, और अंदरूनी मेटाबॉलिक सिस्टम को नॉर्मल कर देता है। ये अस्करी ब्राउन है। ये दोनों जो हैं ये हमें ये आंतों के तमाम प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन वगैरह और पाइल्स के इलाज करते हैं। अच्छा, पाइल्स का भी इलाज करते हैं, ठीक है। अस्करी ऑयल ये है, ये बालों की जो नरिशमेंट करता है, बालों को नशोनुमा करता है और बालों की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता है। ये अस्करी हमारा ऑयल है अस्करी। सर एक कॉलर को भी शामिल करते हैं, हमारे साथ अहमद शामिल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अहमद, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरे को कौन सी सिटी से बात कर रहे हैं? जी, किस शहर से बात कर रहे हैं? कराची से बात कर रहा हूँ। जी बताइएगा। डॉक्टर साहब से बात करनी थी। मुझको असल में है शुगर ना, ठीक है, और जिसकी वजह से मेरे जो है पाँव में बहुत ज्यादा सुइयां चुभती हैं, अकड़े में पाँव, तो इसके हवाले से कुछ बता सकते हैं? ठीक है सर, आपको पैरों में सुइयां चुभती हैं, ठीक है सर। एक तो प्रोस्टेट वाले सवाल का पहले हम जवाब दे देते हैं। वही आ रहा था, मैंने कहा एक तो पहला वाला सवाल था, दूसरा ये कि अब जरा कॉल्स बंद कर दीजिए, ठीक है। मैं आखिरी लम्हात में हमारा प्रोग्राम है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मालूमात फराहम कर दी जाए। तो एक तो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था। प्रोस्टेट प्रॉब्लम में भी हम ये अस्करी ग्रीन देते हैं, ये लीजिएगा, आप मंगवा लीजिएगा अस्करी ग्रीन और अस्करी गोल्ड। अगर कराची में है तो आके चेकअप करवा लें ताकि मुनासिब आपको और भी कुछ दवा की ज़रूरत हो तो देते हैं। लेकिन अस्करी ग्रीन जो है ये प्रोस्टेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत बुनियादी किरदार है। इसी तरह गुर्दों के प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर, शुगर का मरीज, जैसे अभी इन्होंने शुगर का हवाले दिया, ये 3 महीने अगर इस्तेमाल करेंगे तो नाज़रीन यकीन वासिक है, मेरे हज़ारों मरीज़ों पर तजर्बा है कि शुगर आपका नॉर्मल हो जाएगा। आपको किसी इंसुलिन या किसी शुगर की दवा को सारी ज़िंदगी खाना नहीं है। सारी ज़िंदगी खाने वाली ग़िज़ा होती है, दवा नहीं होती, और अगर इससे निजात मिल जाए तो उससे बड़ी नेमत कोई बड़ी नहीं होती। ये बड़ी हाई लेवल की अद्वियात हैं और ये मेरी ज़िंदगी के तजर्बात का यह इंहतात है। ये मैं आपको कुछ खतूत दिखाना चाह रहा हूँ जो कि आपने कहा ये खतूत बड़े माजी के खतूत हैं। मेरे परदादा मसीहुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह देलवी, ये हिंदुस्तान के बड़े हुक्मा में थे, हकीम अजमल ख़ान के असातिज़ा में आपका शुमार होता है। और मेरे दादा हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी, मैं परदादा की बात बताता हूँ, मलका विक्टोरिया के मौलिज थे। जॉर्ज हचतम का इलाज किया बरतानिया में जाकर, बकिंगम पैलेस में आप दावत पे, शाही ख़ानदान की दावत पे आप गए और वहाँ पर उन्होंने इलाज किया। बायोग्राफ़ी और बड़ी कदावइस तस्वीर जो है वो बकिंगम पैलेस में मेरे परदादा की लगी हुई है। मेरे दादा हाज़िक़ुल हिंद, जिनका ख़िताब था हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी, ये हकीम अजमल ख़ान के शागिर्दों में थे। दादा उस्ताद थे और मेरे यानी परदादा उस्ताद थे और दादा उनके शागिर्द थे। यह हकीम अजमल ख़ान का वो नायाब ख़त है जो 100 साल पुराना है और ये 1918 का है। ये देखिएगा, ये इस पे बाकायदा तारीख़ है। ये हकीम अजमल ख़ान का तारीख़ी और तारीफ़ी ख़त है, ये सनद की हैसियत रखता है। ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक और ख़त दिखाता हूँ। ये ख़त जो है ये डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी, ये बहुत बड़े राइटर हैं और हिकमत की इन्होंने सैकड़ों डॉक्टरी की सैकड़ों किताबें जो हैं वो लिखी हैं। डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी साहब बहुत बड़े स्कॉलर रहे, तिब के स्कॉलर रहे। ये उनका ख़त है जो बाकायदा तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह मैं आपको एक और ख़त दिखाता हूँ। ये नवाब मोहम्मद अली कज़लबाश का है। ये नवाब मोहम्मद अली ख़ान कज़लबाश लाहौर के नवाबों में और मौजूद हैं
और ये बाकायदा तौर पर इनका ये तारीफी सनद है लाहौर बिल्कुल सर, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त भी बहुत मुख्तसर सा रह गया है। हमारे व्यूवर्स को कोई शॉर्ट सा मैसेज दे दें कि अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखें, ये कोरोना में जो पैंडेमिक है इसमें अपना कैसे ख्याल रखें, इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। आप शॉर्ट सा मैसेज दें, बल्कि लोगों को समझाएं कैसे अपना ख्याल रखें। हाँ, मैं तो एक तो ये कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये खतूत जो हैं ये बड़े नायाब खतूत हैं। मेरे ख़ानदानी बैकग्राउंड है माशाल्लाह। मेरे वालिद हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी शहंशाह ईरान के मौलिज थे, और इसी तरह वो मेरे दादा 7 रियासतों के मौलिज थे, मालिर कोटला, रामपुर स्टेट, हैदराबाद, दक्कन, खैरपुर, मीरस और जूनागढ़ स्टेट वगैरह जो हैं ये मालिर कोटला स्टेट्स के मेरे दादा जो है वो शाही तबीब थे। मेरे वालिद शहंशाह ईरान रज़ा शाह पहलवी के मौलिज रहे, अफ़गानिस्तान के बादशाह ज़ाहिर शाह के और उर्दन के शाह हुसैन के मौलिज रहे। मैं ख़ुद भी नवाब ऑफ जूनागढ़ का रॉयल फिजिशियन हूँ माशाल्लाह। एक तो ये छोटा सा तारुफ था। अच्छा, अब बात यह है कि हिकमत के हवाले से, और मैं मैसेज क्या देना चाहता हूँ, सिर्फ इतना कहता हूँ, ये दुनिया में आदमी पहली और आखिरी दफ़ा आता है, इसके बाद कोई चांस नहीं आने का। इसको आप समझिए कि ये आपका इम्तहान का है, और इसमें आप इस जिस्म की हिफाजत अल्लाह की अमानत समझ के कीजिए। यह अल्लाह की अमानत है, इसकी जितनी आप हिफाजत करेंगे अल्लाह आपको आने वाले वक्त में उम्र जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, आपका जिस्म आपका मुहाफिज बनता चला जाता है। फिर ये बीमारियों का और अमाजगानी होती, बीमारियों या सज़ाओं की अमाजगानी होती, फिर ये आपकी शफा, आपकी जज़ा और आपकी बख्शिश का समा बन जाती है। और इसको इंटेक कीजिए, अच्छे ख्यालात, अच्छी सोच, ईमान और यकीन की कैफियत में रहिए नाज़रीन, तो आप यकीन मानिए कि आपको ये दुनिया जन्नत लगेगी। बिल्कुल। और इसको जन्नत बनाने के लिए आप माँ बाप की खिदमत करें और अपने दोस्तों के साथ ईमानदारी खलूस के साथ पेश आइए, और दुश्मनों से भी आप अपना किरदार वो दिखाइए कि दुश्मन भी आपके आगे हथियार डाल दे। जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था कि आप दुश्मन भी जब आपके सामने आता था तो वो हथियार फेंक देता था और आपके इखलाक और किरदार से जो है कलमा गो हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही आप लोगों का किरदार होना चाहिए। एक कौम बनती है उसके लिए उसका किरदार, उसका ईमान, उसका इत्तेहाद, उसकी अखुवत, ये तमाम चीज़ें उसके साथ मंसूब होती हैं। मैं खाकसार तहरीक की क़यादत कर रहा हूँ, जो कि खाकसार तहरीक 1930 में हज़रत इलामा मशरिकी ने बनाई थी, और उसने उन बाकिरदार लोगों को इकट्ठा कर लिया था और उस निज़ाम को लेकर वो आए थे जिसे अस्करी निज़ाम कहा जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले उस निज़ाम को कायम किया, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया, तो ये दुनिया भर में इस्लाम फैल गया। उसी किरदार के तहत आप भी अपने आप को लाइए और उस निज़ाम का हिस्सा बनाइए, ताकि हम एक कौम, एक मुल्क और एक पाकिस्तान को बका और फलाह के लिए इस्तेमाल करें। हम एक दूसरे के साथ मुत्तहिद रहें और हम आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट सर, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। अब अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।